गुड इवनिंग बच्चों। आज का टॉपिक है ड्वेल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। मॉडर्न फिजिक्स का पहला टॉपिक ख़त्म हो गया। जो पहला टॉपिक था वो क्या था? सेमीकंडक्टर एंड सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। आज से सेकेंड टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, ड्वेल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। रेडिएशन का मतलब हो गया विकिरण और मैटर का मतलब हो गया पदार्थ। तो पदार्थ तथा विकिरण की द्वैत प्रकृति, ड्वेल नेचर। सबसे पहला टॉपिक है और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, प्रकाश विद्युत प्रभाव। फोटो को क्या कहेंगे? प्रकाश। इलेक्ट्रिक को क्या कहेंगे? विद्युत। इफेक्ट का मतलब प्रभाव। तो ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है इसको समझिए, काफी इंपॉर्टेंट फेनोमेना है। मान लीजिए यह एक मेटल का सरफेस है, यह किसी मेटल का सरफेस है, धातु का सतह है। तो मेटल में आपको पता है कि बहुत सारा फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है। जब इस पर लाइट पड़ता है, जब किसी मेटल के सरफेस पर लाइट पड़ता है यानी रेडिएशन पड़ता है, तो उस मेटल के सतह से इलेक्ट्रॉन निकलना स्टार्ट होता है। वो जो फ्री इलेक्ट्रॉन होता है मेटल के अंदर, वही इलेक्ट्रॉन लाइट के आने से वो बाहर निकलने लगता है। इसी घटना को हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। तो व्हाट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक फेनोमेना है। किसका फेनोमेना? किसी मेटल के सरफेस से फ्री इलेक्ट्रॉन के बाहर निकलने का फेनोमेना है। मेटल के अंदर बहुत सारा फ्री इलेक्ट्रॉन है, ये सारे इलेक्ट्रॉन्स जब बाहर निकलने लगते हैं, कब? जब उस पर लाइट पड़ता है। When light falls on a metal surface, then electrons are emitted from the metal surface. This phenomena is called photoelectric effect. जब किसी धातु के सतह पर प्रकाश पड़ता है तो धातु से मुक्त इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने लगते हैं। इसी घटना को हम प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। इसका नाम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्यों पड़ा? क्योंकि लाइट किससे मिलकर बनता है? फोटोन से। तो जब लाइट पड़ता है तभी तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है। तो यानी फोटोन के पड़ने से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है। तो नाम देखिए, फोटो का मतलब हो गया फोटोन, इलेक्ट्रिक का मतलब हो गया इलेक्ट्रॉन। यानी फोटोन के पड़ने से जब इलेक्ट्रॉन निकलना स्टार्ट हो तो इसी घटना को हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। ये जो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन है इसको हम इमिटेड इलेक्ट्रॉन कहते हैं। इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स यानी उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन। तो यह जो इमिटेड इलेक्ट्रॉन है, उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन है, इसको हम फोटो इलेक्ट्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? फोटो इलेक्ट्रॉन। और इस इलेक्ट्रॉन से जो करंट बनता है उसको हम फोटो इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। अगर ये सारा इलेक्ट्रॉन किसी वायर से फ्लो होगा तो करंट फॉर्म होगा। तो इसी करंट को हम क्या कहेंगे? फोटो इलेक्ट्रिक करंट। हिंदी में बोलते हैं प्रकाश विद्युत धारा। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है? फोटो का मतलब फोटोन, इलेक्ट्रिक का मतलब इलेक्ट्रॉन। यानी जब फोटोन पड़े और इलेक्ट्रॉन निकले तो इसी प्रभाव को, इसी इफेक्ट को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। जब किसी मेटल के सतह पर लाइट पड़ता है तो उसके अंदर का फ्री इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने लगता है। इसी घटना को हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। और ये जो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन है इसको हम फोटो इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और इस इलेक्ट्रॉन से जो करंट बनता है उसको हम फोटो इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। अब देखिए क्या है वर्क फंक्शन ऑफ ए मेटल। प्रत्येक मेटल के लिए एक वर्क फंक्शन होता है। वर्क फंक्शन को हम लोग फाई से डिनोट करते हैं। वर्क को हिंदी में कार्य बोलते हैं और फंक्शन का मतलब फलन। यानी हर एक धातु का, हर एक मेटल का एक वर्क फंक्शन का वैल्यू होता है। वर्क फंक्शन का मतलब हो गया एनर्जी। अब ये कौन सी एनर्जी है इसको ध्यान से समझिए। ये मेटल सरफेस है, यह जो है ये किसी धातु का सतह है, ये एक मेटल सरफेस है। इसके अंदर बहुत सारा फ्री इलेक्ट्रॉन है। तो ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है बिल्कुल सतह के पास है, एकदम टॉप सरफेस पर है। ये सतह है मेटल का। तो यह जो फ्री इलेक्ट्रॉन है ये कहाँ पर है? सरफेस के पास, एकदम सरफेस पर ही है। ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है ये सरफेस से थोड़ा नीचे है। ये वाला जो लाइन है इसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन है ये सरफेस से और नीचे है, और ये सतह से बिल्कुल नीचे है।
तो यहाँ पर 4 लेयर में मैंने दिखाया है, फर्स्ट लेयर, सेकेंड लेयर, थर्ड लेयर, फोर्थ लेयर। इस तरह से मेटल के अंदर ये इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ये वाले जो इलेक्ट्रॉन है जो सरफेस पर है, ये सरफेस पर है, लेकिन ये मेटल के सरफेस से बाहर नहीं निकल सकते हैं। कोई भी जो फ्री इलेक्ट्रॉन जो मेटल के सरफेस पर है, एकदम सतह पर ही इलेक्ट्रॉन है, लेकिन उस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए कुछ ना कुछ एनर्जी चाहिए। तो जो इलेक्ट्रॉन मेटल के सरफेस पर हैं, उस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए कम से कम कितना एनर्जी चाहिए? 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितना एनर्जी चाहिए? 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसी 5 को कहा गया उस मेटल का वर्क फंक्शन। फिर से समझिए, यह एक मेटल का सरफेस है, इसके अंदर बहुत सारा फ्री इलेक्ट्रॉन है। ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ पर, ये बिल्कुल सरफेस पर है। ये वाला इलेक्ट्रॉन सरफेस के नीचे है, ये और नीचे है, और ये सबसे नीचे है। तो जो इलेक्ट्रॉन सरफेस पर है वो तो सरफेस पर है, वो तो बाहर नहीं निकलेगा, ये खुद से बाहर कभी नहीं निकलता है। इस इलेक्ट्रॉन को कम से कम यानी मिनिमम कितना एनर्जी दे दें ताकि ये जस्ट बाहर निकल जाए, यानी सरफेस को बिल्कुल छोड़ के हवा में चला जाए। तो ये जो सरफेस का इलेक्ट्रॉन है, मेटल के सरफेस पर जो इलेक्ट्रॉन होता है, उसको कम से कम 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी दीजिएगा तो ये सरफेस को छोड़कर बाहर यानी हवा में निकल जाएगा। अगर 5 से अधिक दीजिएगा तो ये सरफेस को छोड़कर बाहर में निकलेगा और बहुत स्पीड से भागेगा। कोई भी पार्टिकल में स्पीड होगा तो उसमें काइनेटिक एनर्जी होगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए इस मेटल सरफेस का वर्क फंक्शन यानी फाई का वैल्यू 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। मान लीजिए एक मेटल सरफेस है जिसका वर्क फंक्शन 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इसका मतलब यह हुआ कि उस मेटल के सरफेस पर जो इलेक्ट्रॉन होगा, फ्री इलेक्ट्रॉन होगा, उसको जस्ट बाहर निकालने के लिए कितना एनर्जी चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। वो बाहर निकल जाएगा लेकिन रेस्ट में रहेगा, क्योंकि उसको कितना एनर्जी मिला? 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी चाहिए इसको जस्ट बाहर निकलने के लिए। लेकिन अगर इसको हम 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी देंगे तो क्या होगा? तो अगर इसको हम 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी देंगे तो इसको जस्ट बाहर निकलने के लिए कितना चाहिए? 2, और इसको मिला कितना? 5। तो बाकी जो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी बचा, उस एनर्जी से ये क्या करेगा? भागेगा, यानी इसमें बहुत हाई स्पीड से ये निकलेगा। तो वो जो स्पीड से निकलेगा इसका मतलब उसमें काइनेटिक एनर्जी होगा, तो वह काइनेटिक एनर्जी 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। तो देखिए ये जो इलेक्ट्रॉन है, सरफेस पर जितना भी इलेक्ट्रॉन है, तो सरफेस के इलेक्ट्रॉन को, मेटल के सतह पर जो इलेक्ट्रॉन है, इस सरफेस के इलेक्ट्रॉन को जस्ट बाहर निकालने के लिए यानी सरफेस से बाहर निकालने के लिए कम से कम कितना एनर्जी चाहिए? 5। और ये हर मेटल के लिए अलग अलग होता है। 5 का वैल्यू हर मेटल के लिए अलग अलग होता है। जैसे सोडियम मेटल के लिए 5 का मान 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, पोटाशियम के लिए कुछ और है, थोड़ा कम ही होगा, एल्युमिनियम के लिए कुछ और होगा। तो हर मेटल का अलग अलग वर्क फंक्शन होता है। वर्क फंक्शन समझ में आया? वर्क फंक्शन क्या होता है? किसी भी मेटल का वर्क फंक्शन एक मिनिमम एनर्जी होता है जो मेटल के सरफेस के इलेक्ट्रॉन को जस्ट बाहर निकालने के लिए चाहिए होता है, यानी मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू जस्ट रिमूव द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द सरफेस ऑफ अ मेटल इज कॉल्ड वर्क फंक्शन। किसी मेटल के सतह से फ्री इलेक्ट्रॉन को जस्ट बाहर करने के लिए जितना कम से कम एनर्जी चाहिए उसको हम वर्क फंक्शन कहते हैं। तो जरा सोचिए, इस इलेक्ट्रॉन को जस्ट बाहर निकालने के लिए कम से कम 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए, लेकिन अगर इसको 5 मिल जाए तो क्या होगा? ये ना केवल बाहर निकलेगा बल्कि बहुत स्पीड से निकलेगा, और इसका जो काइनेटिक एनर्जी होगा वो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। अब इस सरफेस के नीचे वाले इलेक्ट्रॉन पर विचार करिए। यह इलेक्ट्रॉन अगर बाहर निकलना चाहेगा, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है अगर ये बाहर निकलना चाहेगा तो क्या होगा? इसको पहले यहां से सरफेस पर आना पड़ेगा, अब फिर सरफेस से बाहर निकलना पड़ेगा। तो जब ये सरफेस पर आएगा यहां से चलते हुए, तो रास्ते में न्यूक्लियस से ये कोलाइड करते हुए आएगा। अब जानते हैं मेटल के अंदर न्यूक्लियस भी होता है। अगर हम जूम करके दिखाएं तो इस तरह से ये न्यूक्लियस है। ये इलेक्ट्रॉन सरफेस के क्या है? नीचे है। तो जब ये इलेक्ट्रॉन सरफेस पर आएगा तो रास्ते में ये क्या होगा? न्यूक्लियस से टकराते हुए तब ये सरफेस पर आएगा।
तो इसका कुछ एनर्जी खर्च होगा सतह तक आने में। तब मान लीजिए इसका 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी खर्च हो गया सतह तक आने में, ठीक है। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी खर्च हो गया कहाँ तक आने में, सरफेस पर। अब जब ये सरफेस पर आ गया तब सरफेस से जस्ट बाहर निकलने के लिए इसको 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और चाहिए। तो यानी कि इसको सरफेस से जस्ट बाहर निकलने के लिए कितना चाहिए, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अब आप बताइए कि जो इलेक्ट्रॉन सरफेस पर है उसको जस्ट बाहर निकलने के लिए कितना चाहिए, 2, यानी 5 के बराबर। जो इलेक्ट्रॉन सरफेस से थोड़ा सा नीचे है उसको जस्ट बाहर निकलने के लिए कितना चाहिए, 3। जो इलेक्ट्रॉन सरफेस से और नीचे है, जैसे ये वाले इलेक्ट्रॉन को देखो, इस इलेक्ट्रॉन को पहले सरफेस पे आने के लिए बहुत सारा कोलिजन करके आना पड़ेगा, यानी इसका कुछ एनर्जी तो बर्बाद हो जाएगा सतह तक आने में, और फिर इसको सतह से जस्ट बाहर निकालने के लिए 2 चाहिए। तो मान लीजिए इसका 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी खर्च हो गया सरफेस पर आने में, और बाकी 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए बाहर निकलने के लिए। तो इसको टोटल कितना चाहिए, 2 + 2 यानी 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए। तो 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मिलेगा तब ये कहीं जाके सतह से बाहर निकलेगा, लेकिन बाहर निकलकर ये रुका हुआ रहेगा क्योंकि उसका काइनेटिक एनर्जी 0 होगा। अब मान लीजिए इस इलेक्ट्रॉन को जस्ट बाहर निकालने के लिए कितना चाहिए, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इस इलेक्ट्रॉन को जस्ट बाहर निकालने के लिए 3 चाहिए, और इस इलेक्ट्रॉन को जस्ट बाहर निकालने के लिए 2 चाहिए। तो पहले इस बात को अच्छे से आप समझ लें कि इसको 2 ही क्यों चाहिए, इसको 3 क्यों चाहिए, इसको 4 क्यों चाहिए। जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए उतना अधिक एनर्जी चाहिए होगा। इस इलेक्ट्रॉन को जस्ट बाहर निकालने के लिए 2 चाहिए, यानी 5 के बराबर। नीचे वाले इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए 5 से थोड़ा अधिक चाहिए, यानी 2 से थोड़ा ज़्यादा 3 चाहिए। इसको सरफेस से जस्ट बाहर निकालने के लिए 4 चाहिए, और इसको 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए। तो मान लीजिए ये जो सबसे नीचे वाला इलेक्ट्रॉन है इसको तो पहले ऊपर तक आने में ही बहुत सारा एनर्जी खर्च होगा। तो मान लो इस नीचे वाले इलेक्ट्रॉन को ऊपर तक आने में, यानी सरफेस तक आने में 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट खर्च हो गया। उसके बाद जब ये सरफेस पर आ गया तब सरफेस से बाहर निकलने के लिए 2 और चाहिए। तो इसको कितना चाहिए, 5। जब 5 इसको अगर मिल जाए, अगर इसको 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी मिल जाए तो ये सरफेस से बाहर निकल जाएगा लेकिन रुका हुआ रहेगा। लेकिन अगर इसको हम 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी दे देंगे तो क्या होगा, 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इसका 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट खर्च होगा सरफेस से बाहर निकलने में। बाकी जो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी बचेगा उसका यूज क्या करेगा, वो अपने स्पीड को बढ़ाने में करेगा, यानी उसका खर्च वो काइनेटिक एनर्जी के रूप में करेगा। अब जरा देखिए, ये तो फ्री इलेक्ट्रॉन के बारे में था, और वर्क फंक्शन समझ गए होंगे। हर एक मेटल का वर्क फंक्शन फिक्स होता है। सोडियम मेटल का वर्क फंक्शन 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। वर्क फंक्शन किसी भी मेटल सरफेस के लिए डिफाइन होता है। हर एक मेटल सरफेस का वर्क फंक्शन फिक्स होता है। वर्क फंक्शन एक मिनिमम एनर्जी होता है जो किसी भी मेटल सरफेस के पास जो फ्री इलेक्ट्रॉन है, पास नहीं, मेटल सरफेस पर जो फ्री इलेक्ट्रॉन है उसको जस्ट बाहर निकालने के लिए, क्योंकि कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन इतना फ्री नहीं होता कि वह मेटल सरफेस के बाहर चला जाए। अगर इस इलेक्ट्रॉन को मन होगा कि थोड़ा सा यहाँ पर चले आए तो इसको ऐसे नहीं ये आ सकता है, इसको एनर्जी चाहिए। उसी तरह जो इलेक्ट्रॉन सरफेस पर है वो तो सरफेस पर है, वो थोड़े ना बाहर निकला है, उसको जस्ट बाहर निकालने के लिए कम से कम जितना एनर्जी चाहिए उसको हम वर्क फंक्शन कहते हैं। तो इसका मतलब वर्क फंक्शन क्या है, किसी मेटल के सरफेस से हम बार बार सरफेस वर्ड यूज कर रहे हैं, किसी मेटल के सरफेस से, ये वाले इलेक्ट्रॉन के बारे में बात कर रहे हैं, ये वाले इलेक्ट्रॉन के बारे में बात कर रहे हैं, जो इलेक्ट्रॉन सरफेस पर है। तो किसी मेटल के सरफेस से इलेक्ट्रॉन को जस्ट बाहर का मतलब उसको स्पीड के साथ नहीं निकालना है, उसको सिर्फ फ्री करना है। तो किसी मेटल के सरफेस से इलेक्ट्रॉन को जस्ट बाहर निकालने के लिए मिनिमम जितना एनर्जी चाहिए दैट इज कॉल्ड वर्क फंक्शन। अब देखिए लाइट किससे मिलकर बना होता है, तो लाइट जो है छोटे छोटे फोटोन से मिलकर बनता है। इस फोटोन की एनर्जी कितनी होती है, तो प्रत्येक फोटोन की एनर्जी h होती है या hc/λ होती है। आपको पता है c बराबर न्यू इंटू लेमडा होता है। जैसे आप पढ़े ना v बराबर f λ, लाइट का वेलोसिटी v हो, फ्रीक्वेंसी f हो, वेवलेंथ लैम्डा हो तो v बराबर f λ होता है। उसी तरह लाइट का वेलोसिटी c ले लें, फ्रीक्वेंसी न्यू ले लें और वेवलेंथ लैम्डा ले लें तो c बराबर न्यू लैम्डा। तो यहाँ न्यू का मतलब फ्रीक्वेंसी हुआ, h का मतलब प्लैंक्स कांस्टेंट हुआ, तो ये तो बिल्कुल कांस्टेंट है। तो न्यू के जगह
यहाँ न्यू का वैल्यू क्या लिखेंगे, c/λ, तो यहाँ पर c/λ लिख सकते हैं। तो किसी फोटोन का जो एनर्जी होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फ्रीक्वेंसी के। इसका मतलब फ्रीक्वेंसी बढ़ाते जाइए, अगर लाइट का फ्रीक्वेंसी बढ़ाते जाइएगा तो फोटोन का एनर्जी बढ़ते जाएगा, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है। उसी तरह से वेवलेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ये h भी कांस्टेंट है और c भी कांस्टेंट है, तो इसका मतलब वेवलेंथ जितना बढ़ाओगे फोटोन की एनर्जी उतनी घटेगी। तो फ्रीक्वेंसी बढ़ाने पर फोटोन का एनर्जी बढ़ता है, वेवलेंथ बढ़ाने पर फोटोन का एनर्जी घटता है। जितना ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगा उतना कम वेवलेंथ होगा, और जितना कम फ्रीक्वेंसी होगा उतना अधिक वेवलेंथ होगा। तो जब लाइट गिरता है इस मेटल के सरफेस पर तो ऐसा क्या होता है जो ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने लगता है। तो मान लीजिए यह जो लाइट है इसकी फ्रीक्वेंसी है न्यू और इस लाइट का वेवलेंथ है लैम्डा, क्योंकि प्रत्येक लाइट का कुछ ना कुछ फ्रीक्वेंसी और कुछ ना कुछ वेवलेंथ होता है, और जब फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ को मल्टीप्लाई करते हैं तो लाइट का वेलोसिटी c मिलता है, c बराबर न्यू लैम्डा। तो मान लीजिए इस मेटल के सरफेस पर जो लाइट गिर रहा है उसका फ्रीक्वेंसी कितना है, न्यू, और उसका वेवलेंथ कितना है, लैम्डा। और इस लाइट का जो फोटोन है, इस लाइट के प्रत्येक फोटोन की एनर्जी 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। कितनी है, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बात समझ गए। यह जो लाइट आ रहा है इस लाइट का फ्रीक्वेंसी न्यू है, इसका वेवलेंथ लैम्डा है, और इस लाइट के अंदर जो फोटोन्स हैं प्रत्येक फोटोन की एनर्जी 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। जब यह फोटोन किसी फ्री इलेक्ट्रॉन से टकराता है, चाहे वो इस इलेक्ट्रॉन से टकराए या फिर इससे या इससे या इससे, जब यह फोटोन, फिर से सुनिए, जब कोई भी फोटोन फ्री इलेक्ट्रॉन से टकराता है तो वह फोटोन अपना सारा का सारा एनर्जी उस इलेक्ट्रॉन को देता है, कुछ भी एनर्जी अपने पास नहीं रखता है। Whenever a photon collides with a free electron, then it transfer its total energy to that free electron. तो जैसे यहां पर आप देख रहे हैं कि फोटोन के पास कितनी एनर्जी है, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ये जो सरफेस वाला इलेक्ट्रॉन है, मतलब ऊपर वाला इलेक्ट्रॉन, ये वाला, इस इलेक्ट्रॉन को जस्ट बाहर निकालने के लिए कम से कम कितना चाहिए, 2, लेकिन इसको मिल कितना रहा है, 5, क्योंकि अरबों खरबों फोटोन इस सरफेस पे गिर रहा है, तो ये अरबों खरबों फोटोन अरबों खरबों फ्री इलेक्ट्रॉन से टकराएगा। बात समझिएगा। यहाँ पर 1 2 3 ही फोटोन दिखाया गया है, क्या 3 ही फोटोन होगा लाइट में? लाइट में अरबों खरबों फोटोन है, ये सारे फोटोन्स एक एक इलेक्ट्रॉन से टकराते हैं। तो मान लो ये वाला फोटोन इस इलेक्ट्रॉन से टकरा गया, तो इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने के लिए कितना चाहिए, 5, यानी 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए, लेकिन इसको मिल कितना रहा है, 5, तो यानी कि इसके पास बचेगा कितना, चाहिए इसको 2 लेकिन मिल गया इसको 5, क्योंकि जब ये फोटोन इससे टकराएगा तो ये अपना सारा एनर्जी यानी 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी किसको देगा, इसको देगा। 5 जब इसको मिल जाएगा तो 5 में से यह 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट खर्च कर देगा बाहर निकलने में, और बाकी 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से क्या करेगा, ये अपना स्पीड बढ़ाएगा यानी काइनेटिक एनर्जी बढ़ाएगा। तो इस इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, जरा सोचिए। जो सरफेस वाला इलेक्ट्रॉन है इसके पास कितना काइनेटिक एनर्जी होगा, 5 - 2 यानी 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। तो जितना भी सरफेस का इलेक्ट्रॉन है यह सब बहुत हाई स्पीड से निकलेगा, क्योंकि सब में काइनेटिक एनर्जी होगा। काइनेटिक एनर्जी का मतलब एक्स्ट्रा एनर्जी, जिसके वजह से स्पीड बढ़ता है उसका। तो ये सारे इलेक्ट्रॉन्स जो सरफेस के इलेक्ट्रॉन है उस पर जब फोटोन गिरेगा, यहां पर 1 2 3 4 5 6 6 इलेक्ट्रॉन सरफेस पर है, तो ये 6 इलेक्ट्रॉन, जब ये 6 फोटोन 6 इलेक्ट्रॉन से टकराएगा तो ये 6 इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे सरफेस से, और सबकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, ये जो 6 इलेक्ट्रॉन है, ये 6 इलेक्ट्रॉन को जस्ट बाहर निकलने के लिए 2 चाहिए, लेकिन मिल कितना रहा है, सबको 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मिल रहा है, इसको भी 5, इसको भी 5, क्योंकि ये सारे इलेक्ट्रॉन से फोटोन टकराएगा और प्रत्येक इलेक्ट्रॉन को 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मिलेगा, जिसमें से वो 2 खर्च कर लेगा बाहर निकलने में और बाकी 3 का इस्तेमाल करेगा अपने काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाने में, यानी अपनी स्पीड को बढ़ाने में। तो ये जितने भी सरफेस वाले इलेक्ट्रॉन हैं सबकी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब आइए उससे नीचे वाले इलेक्ट्रॉन के बारे में बात करें। इस इलेक्ट्रॉन को
पहले सरफेस तक आने में कितना चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी, और उसके बाद सरफेस से जस्ट बाहर निकलने के लिए कितना चाहिए, 2। यानी इस इलेक्ट्रॉन को सरफेस से बाहर निकालने के लिए कम से कम 3 चाहिए, लेकिन इसको मिल कितना रहा है, 5। तो जब इसको 5 मिलेगा तो 5 में से यह 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट खर्च करेगा ऊपर तक आने में, फिर उसके बाद सरफेस से बाहर निकलने के लिए 2 खर्च करेगा, तो 3 तो इसका खर्च हो गया, तो बचेगा इसके पास कितना, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी इसकी काइनेटिक एनर्जी सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी, यानी इससे कम स्पीड होगा इस इलेक्ट्रॉन का। तो यहां पर जितने भी सारे इलेक्ट्रॉन है 1 2 3 4 5 6, ये सब बाहर तो निकल जाएंगे, लेकिन इनकी स्पीड इस वाले से कम होगी। तो सेकेंड वाले का काइनेटिक एनर्जी, इसको हम K1 कहते हैं, इसको K2 कहते हैं, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी। अब हम थर्ड लेयर की बात करें, ये फर्स्ट लेयर हो गया यानी टॉप लेयर, ये सेकेंड लेयर, अब ये थर्ड लेयर। थर्ड लेयर की बात करें तो इस इलेक्ट्रॉन को ऊपर तक आने के लिए 2 चाहिए और फिर बाहर निकलने के लिए 2 चाहिए, तो इसका 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट खर्च हो जाएगा बाहर निकलने में, तो बचेगा कितना, 1। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसका काइनेटिक एनर्जी होगा, यानी कि इसका स्पीड और कम होगा। तो जो थर्ड लेयर इलेक्ट्रॉन है इसका काइनेटिक एनर्जी K3 का वैल्यू सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। और जो फोर्थ लेयर है, ये वाला लेयर, इसको ऊपर तक आने के लिए 3 चाहिए और बाहर निकलने के लिए 2, यानी 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसको चाहिए बाहर निकलने के लिए। इसको मिल कितना रहा, 5। इसका मतलब ये जस्ट बाहर निकलेगा, इसकी काइनेटिक एनर्जी 0 होगी, तो K4 बराबर 0। यानी ये इलेक्ट्रॉन सरफेस से बाहर निकल तो जाएगा, लेकिन उसमें स्पीड नहीं होगा, वो बिल्कुल निकल के रुक जाएगा। तो इसका मतलब जब भी लाइट किसी मेटल के सरफेस पे गिरता है या पड़ता है तो उस मेटल से फ्री इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं, और ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं ये अलग अलग स्पीड से बाहर निकलते हैं, उनकी काइनेटिक एनर्जी अलग अलग होती है। सबसे अधिक काइनेटिक एनर्जी सरफेस वाले इलेक्ट्रॉन की होती है, सबसे ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी, जिसको हम मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर K1 K2 K3 K4 सब में सबसे अधिक वैल्यू किसका है, K1 का, और ये K1 किसका एनर्जी है, सरफेस वाले इलेक्ट्रॉन का। तो सरफेस वाले इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है, तो इसका मतलब Kmax का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। यहाँ पर देखिए मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है E - phi, जहाँ E क्या है, एक फोटोन की एनर्जी है, और phi क्या है, वर्क फंक्शन है। जरा आप समझिए मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी किस इलेक्ट्रॉन का होगा, तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी सरफेस वाले इलेक्ट्रॉन का होगा, और सरफेस वाले इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने के लिए कम से कम phi चाहिए, लेकिन इसको मिल कितना रहा, E, यानी 5 मिल रहा है, और इसको निकलने के लिए चाहिए कितना, सिर्फ 2, तो यानी एक्स्ट्रा बच कितना गया, 5 मिला है और इसको बाहर निकलने के लिए 2 चाहिए, इसका मतलब इसका काइनेटिक एनर्जी 3 होगा। यानी E में phi घटा देंगे, E - phi, तो ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हो गया। जैसे यहाँ पर phi का वैल्यू हमने 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिया, फोटोन की एनर्जी 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो 5 में 2 गया, यानी 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होगा, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। अब देखिए जितने भी फोटो इलेक्ट्रॉन्स हैं उसमें सरफेस वाले इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है, और उसकी एनर्जी कितनी होगी, E - phi। तो ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हो गया। अब एक टर्म है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, इसका सिंबल है न्यू नॉट, एंड थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, इसका सिंबल है लैम्डा नॉट। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को देहली आवृत्ति कहते हैं, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ को देहली तरंग दैर्घ्य कहते हैं। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ लैम्डा नॉट। तो जब किसी लाइट की फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट होगी तो उसका वेवलेंथ लैम्डा नॉट होगा, ये याद रखिएगा। जब किसी लाइट की, आप जानते हैं V = f लैम्डा होता है, अगर किसी लाइट का वेलोसिटी v हो, फ्रीक्वेंसी f हो, वेवलेंथ लैम्डा हो, तो V = f लैम्डा। तो जब किसी लाइट का फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट होगा तो उसका वेवलेंथ लैम्डा नॉट होगा, तो न्यू नॉट इंटू लैम्डा नॉट बराबर क्या होगा, C। अब ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होता है इसको समझिए। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है पहले ये समझिए। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक घटना है, किसके निकलने की घटना, इलेक्ट्रॉन के निकलने की घटना। कहां से निकलने की घटना, तब मेटल के सरफेस से बाहर निकलने की घटना। कब, जब उस पर लाइट पड़ता है तब।
जब किसी मेटल के सरफेस पर लाइट पड़ता है तो उस मेटल से फ्री इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने लगता है। इसी घटना को हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। अब जरा सा आप सोचिए कि फोटोन की एनर्जी 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है इस एग्जाम्पल में, तो बहुत सारा इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है। अगर इसी एग्जाम्पल में फोटोन की एनर्जी 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती, मान लीजिए जो लाइट गिर रहा है उसकी एनर्जी सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, यानी इसकी एनर्जी कितनी है 5 के बराबर। ये जो मेटल है सोडियम मेटल, या सोडियम मेटल का वर्क फंक्शन 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, और सोडियम मेटल पर जो लाइट आ रहा है उसके फोटोन की एनर्जी कितनी है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो बताइए इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा या नहीं निकलेगा। तो आइए सोचते हैं, इस फोटोन के पास कितना एनर्जी है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ये जो सरफेस वाला इलेक्ट्रॉन है इसको बाहर निकलने के लिए कितना चाहिए 2। तो यह फोटोन जैसे ही इस इलेक्ट्रॉन से टक्कर मारेगा तो यह अपना सारा एनर्जी इसको देगा। इसको बाहर निकलने के लिए चाहिए 2 और इसको मिला भी है 2, तो इसका मतलब ये वाला इलेक्ट्रॉन जस्ट बाहर निकलेगा, लेकिन उसका वेलोसिटी 0 होगा। क्यों? क्योंकि 2 तो इसका खर्च हो गया बाहर निकलने में, एक्स्ट्रा तो कुछ मिला नहीं। ठीक है, तो ये फोटोन जब इस इलेक्ट्रॉन से टकराएगा तो यह अपना सारा एनर्जी इसको देगा। तो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसको मिला और इसको बाहर निकलने के लिए कितना चाहिए 2, तो इसका सारा एनर्जी तो बाहर निकलने में खर्च हो गया, इसके पास कुछ भी बचेगा नहीं। इसका मतलब इसका काइनेटिक एनर्जी 0 होगा, स्पीड 0 होगा। तो ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, ये भी बाहर निकलेगा, ये सरफेस का जितना भी इलेक्ट्रॉन है सब बाहर निकल जाएगा। लेकिन ये वाला इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकल पाएगा। क्यों? क्योंकि इसको पहले सरफेस पर आने के लिए 1 चाहिए और फिर बाहर निकलने के लिए 2 चाहिए, यानी कम से कम 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो चाहिए ही चाहिए। 3 मिल जाएगा तब तो ये बाहर निकलेगा, 3 से अधिक मिलेगा तो ये ना केवल बाहर निकलेगा बल्कि बहुत स्पीड से भी निकलेगा, और 3 से अगर कम मिला तो ये बेचारा बाहर नहीं निकल पाएगा। तो इस फोटोन के पास कितनी एनर्जी है 2। यह फोटोन जब इस इलेक्ट्रॉन को टकराएगा तो यह अपना एनर्जी देगा इसको चाहिए 3 लेकिन मिल रहा है 2, तो ये बाहर नहीं निकल पाएगा। ये भी बाहर नहीं निकल पाएगा क्योंकि इसको चाहिए 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और मिल रहा है सिर्फ 2, और ये भी बाहर नहीं निकल पाएगा, इसको चाहिए 5, मिल रहा है 2। इसका मतलब अगर फोटोन की एनर्जी 5 होगी तब तो सरफेस वाला इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा किसी तरह, स्पीड से नहीं निकलेगा, किसी तरह बाहर निकलेगा। लेकिन अगर फोटोन की एनर्जी 5 से भी कम हो जाए, यानी 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से भी कम हो जाए, मान लीजिए फोटोन के पास 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी है, तो क्या एक भी इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा? सरफेस वाला इलेक्ट्रॉन भी बाहर नहीं निकलेगा, क्योंकि सरफेस वाले इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने के लिए कम से कम 5 चाहिए, यानी 2 चाहिए, और मिल कितना रहा 1। तो इसका मतलब अगर फोटोन की एनर्जी 5 से कम हुई, यानी वर्क फंक्शन से कम हुई, तो एक भी इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलेगा, यानी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट यह घटना नहीं घटित होगा। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक घटना है। कौन सी घटना है? जब लाइट पड़ता है तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है। तो अगर फोटोन की एनर्जी यानी लाइट की एनर्जी वर्क फंक्शन से कम हुई तो एक भी इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलेगा। तो यानी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होने के लिए कम से कम फोटोन की एनर्जी कितनी होनी चाहिए? तो फोटोन के पास कम से कम 5 एनर्जी होना चाहिए। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होने के लिए फोटोन की एनर्जी कम से कम कितनी होनी चाहिए? 5 के बराबर। अगर फोटोन की एनर्जी 5 है तब तो ये सरफेस वाला इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा। अगर फोटोन की एनर्जी 5 के बराबर होगी तो सरफेस वाला इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा, इसका मतलब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा। अगर 5 से कम है तो कोई भी इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलेगा, इसका मतलब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा। अगर 5 से बहुत ज़्यादा है, जैसे 5 है 2 और फोटोन की एनर्जी है 5, तब तो बहुत सारा इलेक्ट्रॉन निकलेगा और बहुत स्पीड से निकलेगा। अलग अलग लेयर के इलेक्ट्रॉन का अलग अलग काइनेटिक एनर्जी होगा। टॉप लेयर के इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होता है, और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी किसका होता है? तो सरफेस वाले इलेक्ट्रॉन का। और कितना होता है? E-5 होता है, यानी फोटोन की एनर्जी माइनस वर्क फंक्शन। फोटोन की एनर्जी
में वर्क फंक्शन घटाइए तो जो एनर्जी आएगा दैट इज कॉल्ड मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, और ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी सरफेस वाले इलेक्ट्रॉन का होता है। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होने के लिए कम से कम कितना एनर्जी होना चाहिए फोटोन का? 5। अब जानते हैं कि फोटोन का एनर्जी कितना होता है? h न्यू। अब ये h तो कांस्टेंट है, तो जरा सोचिए अगर लाइट का फ्रीक्वेंसी हम घटाते जाएं तो फोटोन की एनर्जी घटेगी। मान लीजिए लाइट का फ्रीक्वेंसी है ν1, तो फोटोन की एनर्जी है 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। लाइट का फ्रीक्वेंसी हमने घटा के कर दिया ν2, तो इसकी एनर्जी घट गई 4। लाइट का फ्रीक्वेंसी और घटा दिया ν3, इसकी एनर्जी हो गई 3। तो इस तरह अगर हम फ्रीक्वेंसी घटाते जाएं तो फोटोन की एनर्जी घटते चली जाएगी। अब अगर फ्रीक्वेंसी घटा के हम ν0 कर दें तो फोटोन की एनर्जी हो गई 5 यानी 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो लाइट की वह मिनिमम फ्रीक्वेंसी जिसके लिए फोटोन का एनर्जी कितना हो जाए? 5। यानी लाइट के जिस मिनिमम फ्रीक्वेंसी पर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है यानी इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है उसको थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं। इसका मतलब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या है? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वह मिनिमम फ्रीक्वेंसी है जिस मिनिमम फ्रीक्वेंसी के नीचे एक भी इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलेगा। अगर लाइट की फ्रीक्वेंसी ν0 होगी तो फोटोन का एनर्जी 5 होगा। ऐसे समझिए, फोटोन का एनर्जी क्या होता है? h न्यू। तो फोटोन का मिनिमम एनर्जी कितना होना चाहिए? 5। कब होता है? जब लाइट की फ्रीक्वेंसी ν0 होती है। जब लाइट की फ्रीक्वेंसी ν0 होगी तो फोटोन का एनर्जी 5 होगा। फोटोन का कम से कम एनर्जी कितना होना चाहिए? 5। यानी लाइट की कम से कम फ्रीक्वेंसी कितनी होनी चाहिए? ν0। अगर लाइट की फ्रीक्वेंसी ν0 से कम होगी तो फोटोन का एनर्जी 5 से कम होगा और एक भी इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलेगा, यानी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा ही नहीं। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होने के लिए यानी इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने के लिए लाइट की मिनिमम फ्रीक्वेंसी कितनी होनी चाहिए? ν0। और जब लाइट की फ्रीक्वेंसी ν0 होगी, मिनिमम होगी, तो उसी समय लाइट का वेवलेंथ मैक्सिमम होगा। तो हम जानते हैं कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होने के लिए फोटोन की मिनिमम एनर्जी 5 होनी चाहिए। तो फोटोन की मिनिमम एनर्जी क्या होगी? h ν0, और इसको क्या लिखेंगे? hc/λ0 इक्वल टू 5। v बराबर f लैम्डा होता है। जब लाइट की फ्रीक्वेंसी ν0 होगी यानी मिनिमम होगी तो उस समय लाइट का वेवलेंथ मैक्सिमम होगा। तो ये जो λ0 है इसको थ्रेशोल्ड वेवलेंथ कहते हैं। यह मैक्सिमम वेवलेंथ है। अगर इस वेवलेंथ से अधिक वेवलेंथ हो जाए लाइट का तो लाइट की एनर्जी 5 से भी कम हो जाएगी। देखिए लाइट का वेवलेंथ जितना बढ़ाओगे, यहां देखिए लैम्डा जितना बढ़ाइएगा फोटोन का एनर्जी उतना घटेगा। तो मान लीजिए फोटोन का एनर्जी घटाते घटाते मैंने 5 कर दिया, तो ये कब संभव है? जब लाइट का वेवलेंथ बढ़ाते बढ़ाते λ0 कर दो। अगर लाइट का वेवलेंथ λ0 से ज़्यादा हो जाए तो फोटोन की एनर्जी 5 से कम हो जाएगी। तो इसको दो तरीके से समझिए। अगर लाइट की फ्रीक्वेंसी ν0 से कम होगी, अगर लाइट की फ्रीक्वेंसी ν0 से कम होगी या लाइट का वेवलेंथ λ0 से अधिक होगा, इससे कम नहीं होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर लाइट की फ्रीक्वेंसी इससे कम होगी तो फोटोन की एनर्जी 5 से कम होगी और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा। अगर लाइट का वेवलेंथ λ0 से अधिक हो गया तो फोटोन का एनर्जी 5 से कम होगा और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा। इसका मतलब इस मिनिमम फ्रीक्वेंसी को थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं और इस मैक्सिमम वेवलेंथ को थ्रेशोल्ड वेवलेंथ कहते हैं। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होने के लिए लाइट की मिनिमम फ्रीक्वेंसी यानी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होने के लिए फोटोन की मिनिमम एनर्जी कितनी होनी चाहिए? 5। यानी लाइट की मिनिमम फ्रीक्वेंसी ν0 और लाइट का मैक्सिमम वेवलेंथ λ0 होना चाहिए। तो h ν0 बराबर hc/λ0 इक्वल टू 5, क्योंकि फोटोन की एनर्जी होती है h न्यू। तो चूंकि फोटोन की एनर्जी 5 है यानी मिनिमम है, तो उस समय फ्रीक्वेंसी ν0 होगा और वेवलेंथ λ0। तो यहाँ से देखिए ν0 का वैल्यू मिलेगा, ν0 का वैल्यू मिलेगा 5 और h को नीचे ले जाओ 5/h, और यहाँ से देखो λ0 का वैल्यू मिलेगा, λ0 को इधर लाओ 5 को नीचे कर दो, तो λ0 बराबर hc/5। तो λ0 बराबर क्या मिल गया? hc/5। अब यहाँ देखिए c बराबर फॉर्मूला होता है ν0 इंटू λ0, तो ν0 बराबर हो जाएगा c/λ0, ν0 बराबर c/λ0 और λ0 बराबर हो जाएगा c/ν0, λ0 c/ν0। तो ν0 यानी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का 2 फार्मूला हो गया, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ का 2 फार्मूला हो गया।
तो एक बार फिर से बता रहे हैं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी यानी देहली आवृत्ति क्या है? तो प्रकाश की वह न्यूनतम आवृत्ति जिसके नीचे यानी उस फ्रीक्वेंसी से नीचे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन संभव नहीं है। उसी तरह से देहली तरंग दैर्घ्य क्या है? व्हाट इज थ्रेशोल्ड वेवलेंथ? प्रकाश की वह अधिकतम तरंग दैर्घ्य जिसके ऊपर यानी जिस वेवलेंथ से अगर ऊपर हो जाए वैल्यू तो फिर इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन संभव नहीं है। द मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ लाइट above which electron emission is not possible is called threshold wavelength, and the minimum frequency of light below which electron emission is not possible is called threshold frequency. अब ये जो इक्वेशन है kmax इक्वल टू ई माइनस फाइव, इसको देखिए हम कैसे लिखते हैं। kmax इक्वल टू, अब मान लीजिए ये मेटल का सरफेस है, प्रत्येक मेटल के लिए फाइव फिक्स होता है। अब जानते हैं हर एक मेटल का वर्क फंक्शन फिक्स होता है, तो जब फाइव फिक्स होगा और एच का मान पहले से फिक्स है, कांस्टेंट है, तो न्यू नॉट का भी वैल्यू फिक्स होगा और लेमडा नॉट भी फिक्स होगा। यानी हर एक मेटल के लिए वर्क फंक्शन फिक्स होता है, यानी फाइव कांस्टेंट होता है। साथ ही साथ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी भी कांस्टेंट होता है और थ्रेशोल्ड वेवलेंथ भी कांस्टेंट होता है। जैसे सोडियम मेटल का वर्क फंक्शन फिक्स होता है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, फाइव का मान कितना है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और फाइव बराबर हम क्या लिखते हैं एच न्यू नॉट 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहाँ एच प्लांक्स कांस्टेंट है, अगर एच को यहाँ डिवाइड कर दें तो न्यू नॉट का वैल्यू आ जाएगा 5 × 10⁻14 हर्ट्ज। इसका मतलब ये हुआ कि अगर लाइट की फ्रीक्वेंसी इससे कम हो गई, अगर लाइट की फ्रीक्वेंसी इससे कम होगी तो सोडियम मेटल से एक भी इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलेगा। इसका मतलब अगर कोई आपसे पूछे सोडियम मेटल के लिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कितना है, तो आप कहिएगा सोडियम मेटल के लिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी 5 × 10⁻14 हर्ट्ज है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर सोडियम मेटल पर कोई भी लाइट इस फ्रीक्वेंसी से कम का लाइट आएगा तो एक भी इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलेगा। अगर कम से कम इतना फ्रीक्वेंसी का लाइट गिरेगा तो केवल सरफेस का इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, और इससे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी का लाइट गिरेगा तो बहुत सारा इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा अलग अलग काइनेटिक एनर्जी से। तो हर एक मेटल के लिए 3 चीज फिक्स है, कौन कौन सा? वर्क फंक्शन, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, ये हर मेटल का फिक्स होता है। सोडियम मेटल का फाइव न्यू नॉट लेमडा नॉट फिक्स है, उसी तरह पोटेशियम का, एल्युमिनियम का, कॉपर का, हर मेटल का अलग अलग थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, अलग अलग थ्रेशोल्ड वेवलेंथ है और अलग अलग फाई है, लेकिन फिक्स होता है। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या फॉर्मूला निकला था ई माइनस फाइव। ई क्या है? फोटोन की एनर्जी, जो फोटोन गिर रहा है सरफेस पे। तो मान लीजिए एक मेटल का सरफेस है, इस पे जो लाइट गिर रहा है इसकी फ्रीक्वेंसी है न्यू, तो फोटोन की एनर्जी कितनी होगी? एच न्यू। यानी ये जो ई है दैट मीन्स जो इंसिडेंट फोटोन है, जो फोटोन गिर रहा है इस पे, उसकी एनर्जी को हम क्या लिखेंगे? एच न्यू। तो जो भी लाइट सरफेस पर गिर रहा है, मेटल के सरफेस पे गिर रहा है, उस लाइट की फ्रीक्वेंसी है न्यू, तो यानी फोटोन का एनर्जी होगा एच न्यू। अब माइनस फाई का फॉर्मूला क्या होता है? एच न्यू नॉट। फाई बराबर क्या होता है? एच न्यू नॉट। ये फाई क्या है? वर्क फंक्शन भी है, और फाई क्या है? मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू जस्ट रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सरफेस ऑफ अ मेटल। फाई को दो तरीके से समझिए। अगर कोई पूछे फाई क्या है, तो पहला जवाब यह मेटल का वर्क फंक्शन है, यानी यह मिनिमम एनर्जी चाहिए होता है किसी मेटल के सरफेस से इलेक्ट्रॉन को जस्ट बाहर निकालने के लिए। दूसरा जवाब है फाई क्या है, तो यह फोटोन की मिनिमम एनर्जी है ताकि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो सके। अगर फोटोन की एनर्जी फाई से कम होगी तो एक भी इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलेगा, यानी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा। तो फाई को दो तरीके से डिफाइन करते हैं, इट इज़ द मिनिमम एनर्जी ऑफ फोटोन एज वेल एज इट इज़ कॉल्ड वर्क फंक्शन ऑफ ए मेटल सरफेस। तो यहाँ पर फाई का वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं? एच न्यू नॉट। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हो जाएगा एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, यानी ई माइनस फाइव को मैंने क्या लिखा? एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। उसी तरह से एच न्यू को क्या लिखेंगे? एच सी बाई लेमडा। जो लाइट गिर रहा है इसका वेवलेंथ अगर लेमडा हो तो फोटोन की एनर्जी कितनी होगी? एच सी बाई लेमडा। अब माइनस फाई का वैल्यू कितना होगा? ये जो फाई है वर्क फंक्शन, तो फाई वर्क फंक्शन है, साथ ही साथ यह फोटोन की मिनिमम एनर्जी है, तो फाई का फॉर्मूला होता है एच सी बाई लेमडा नॉट। तो यहाँ पर एच सी बाई लेमडा नॉट। तो ये जो इक्वेशन मिला, इस इक्वेशन को कहते हैं आइंस्टीन्स इक्वेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। आइंस्टीन ने सबसे पहले यह इफेक्ट को खोजा था। ये जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, यह प्रकाश के
किस नेचर को डिनोट करता है? क्वांटम नेचर को। ये जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है ये एक घटना है जो ना तो रे ऑप्टिक्स एक्सप्लेन कर पाया ना वेव ऑप्टिक्स। इसको एक्सप्लेन करने के लिए आइंस्टीन ने क्वांटम ऑप्टिक्स का इन्वेंशन किया था। तो ये जो क्वांटम ऑप्टिक्स है ये किसका देन है? आइंस्टीन का। तो ये जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है इसका एक्सप्लेनेशन किसने किया था? आइंस्टीन ने। इसलिए इस इक्वेशन को हम कहते हैं आइंस्टीन्स इक्वेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो आज इतना ही रखते हैं। अभी ये टॉपिक खत्म नहीं हुआ है, नेक्स्ट क्लास में इसका बाकी आधा टॉपिक पढ़ाएंगे, ठीक है? तो आज हम लोगों ने क्या सब चीज सीखा? आज हम लोगों ने पढ़ा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, फोटो इलेक्ट्रॉन क्या होता है, फोटो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, वर्क फंक्शन क्या होता है, उसके बाद पढ़ा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या है और थ्रेशोल्ड वेवलेंथ क्या है। इस वीडियो लेक्चर को आप कम से कम 3 से 4 बार देखिएगा, तब ये पूरा कहानी आपके दिमाग में सेट होगा। एक बार में तो पढ़िएगा और भूल जाइएगा। तो रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि जब तक समझ में ना आए तब तक इसको बार बार देखिए। और चलिए जो भी पढ़े हैं इसको पहले लिख लीजिए। सेकेंड टॉपिक है मॉडर्न फिजिक्स का। सेकेंड टॉपिक आज स्टार्ट हो गया, ड्वेल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, जिसका पहला टॉपिक है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये देख रहे हैं लाइट गिर रहा है मेटल के सरफेस पर और इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है, इसी फेनोमेना को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। द फेनोमेनन ऑफ इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ मेटल सरफेस ड्यू टू इंसिडेंस ऑफ लाइट इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब इलेक्ट्रॉन का बाहर निकलना, फ्रॉम ए मेटल सरफेस ड्यू टू इंसिडेंस ऑफ लाइट, यानी लाइट के गिरने के कारण, किसी मेटल सरफेस पर लाइट के गिरने के कारण इलेक्ट्रॉन के बाहर निकलने की घटना को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रॉन्स एंड करेंट फॉर्म्ड बाय दीज इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक करंट। यह जो इलेक्ट्रॉन निकलता है इसको फोटो इलेक्ट्रॉन कहते हैं, क्योंकि यह फोटोन के पड़ने से इलेक्ट्रॉन निकलता है और इस इलेक्ट्रॉन की वजह से जो करंट तैयार होता है उसको फोटो इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। वर्क फंक्शन phi, the minimum energy required to just free an electron from a metal surface। ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, मेटल सरफेस। मेटल के सरफेस से किसी इलेक्ट्रॉन को जस्ट बाहर निकालने के लिए जितना मिनिमम एनर्जी चाहिए इज कॉल्ड वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल। सपोज अ लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी न्यू यानी एनर्जी ई इज इंसिडेंट ऑन अ मेटल सरफेस ऑफ वर्क फंक्शन phi। मान लीजिए एक मेटल सतह है, एक मेटल का सरफेस है जिसका वर्क फंक्शन phi है और उस पर एक लाइट आया जिसके फोटोन के पास एनर्जी ई है। सो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन। तो जो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, जब भी किसी मेटल पर लाइट गिरता है तो इलेक्ट्रॉन निकलता है, तो सबसे अधिक काइनेटिक एनर्जी सरफेस वाले इलेक्ट्रॉन की होती है, उससे नीचे वाले इलेक्ट्रॉन की एनर्जी थोड़ा कम, उससे नीचे वाले इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी और कम। तो सरफेस वाले इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है और उसका फॉर्मूला होता है E-phi। ई का वैल्यू h न्यू, क्योंकि लाइट की फ्रीक्वेंसी न्यू है, माइनस phi यानी hc/λ माइनस phi। अब क्या है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी? द मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट दैट कैन जस्ट फ्री एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ मेटल सरफेस, यानी लाइट की वह मिनिमम फ्रीक्वेंसी जो किसी मेटल के सरफेस के इलेक्ट्रॉन को जस्ट बाहर निकाल सके, दैट इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी एंड द कॉरस्पॉन्डिंग वेवलेंथ इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। यानी लाइट की वह मिनिमम फ्रीक्वेंसी जिसके वजह से मेटल के सरफेस का इलेक्ट्रॉन जस्ट फ्री हो जाए। अगर लाइट की फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट से कम होगी, अगर लाइट की फ्रीक्वेंसी इससे भी कम होगी तो सरफेस का भी इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा, यानी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा। या लाइट का अगर वेवलेंथ λ0 से अधिक हो जाए तो भी इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। यानी फोटोन की मिनिमम एनर्जी कितनी होनी चाहिए? phi के बराबर। फोटोन किसी मेटल के सरफेस पर जो लाइट गिरता है उसके फोटोन की कम से कम एनर्जी कितनी होनी चाहिए? phi।
फाई अगर होगा तो सरफेस वाला इलेक्ट्रॉन जस्ट फ्री होगा, फाई से ज़्यादा एनर्जी होगा तो सरफेस वाला इलेक्ट्रॉन ना केवल फ्री होगा बल्कि बाहर भी निकलेगा हाई स्पीड से, और नीचे वाला भी इलेक्ट्रॉन निकल सकता है। तो इसीलिए फोटोन की मिनिमम एनर्जी होना चाहिए फाई, यानी फोटोन की मिनिमम फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट होनी चाहिए और मैक्सिमम वेवलेंथ लैम्डा नॉट। इसी न्यू नॉट को थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी और उसको थ्रेशोल्ड वेवलेंथ कहते हैं। तो एच न्यू नॉट बराबर एच सी बाय लैम्डा नॉट इक्वल टू फाई। न्यू नॉट बराबर क्या हो जाएगा, न्यू नॉट बराबर हो जाएगा फाई, एच को नीचे कर दो फाई बाय एच, और थ्रेशोल्ड वेवलेंथ लेमडा नॉट बराबर हो जाएगा, लेमडा नॉट बराबर हो जाएगा एच सी, फाई को नीचे कर दो एच सी बाय फाई। न्यू नॉट बराबर होगा सी बाय लेमडा नॉट और लेमडा नॉट बराबर होगा सी बाय न्यू नॉट। ये मिनिमम फ्रीक्वेंसी है, ये मैक्सिमम वेवलेंथ है। तो ये टॉपिक एक चीज रह गया, आइंस्टीन्स इक्वेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये इक्वेशन 1 है ना, इस इक्वेशन 1 को देखिए हम कैसे लिखेंगे। Hence, equation 1 can now be written as kmax equal to E minus phi। E को लिखेंगे h न्यू, जो आ रहा है फोटोन उसकी फ्रीक्वेंसी न्यू है, लेकिन जिस मेटल पे गिर रहा है उसका थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट है, यानी उसका वर्क फंक्शन फाई है, तो फाई को क्या लिखेंगे h न्यू नॉट, या एच सी बाई लेमडा माइनस एच सी बाई लेमडा नॉट। h कॉमन लेके ऐसे लिख सकते हैं न्यू माइनस न्यू नॉट, या सी बाई लेमडा माइनस सी बाई लेमडा नॉट। इस इक्वेशन को कहते हैं आइंस्टीन्स इक्वेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो आज यहीं तक लिखना है, स्टॉपिंग पोटेंशियल अगले क्लास में पढ़ाएंगे। यहां तक लिख लीजिए और इसको अच्छे से समझ लीजिए। हिंदी मीडियम वाले फटाफट लिखिए। सेकेंड टॉपिक हो गया ड्वेल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। तो देहली आवृत्ति क्या है? देहली आवृत्ति प्रकाश की न्यूनतम आवृत्ति है और देहली तरंगदैर्घ्य प्रकाश का अधिकतम तरंगदैर्घ्य है। इससे अगर ज़्यादा तरंगदैर्घ्य होगा प्रकाश का तो एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा मेटल के सतह से। यहीं तक लिखना है। ये टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे, स्टॉपिंग पोटेंशियल। ठीक है, यहाँ तक लिख लीजिए। थैंक यू।